समझ नहीं आ रहा था उसका, क्या पूछ रहे क्वेश्चन हाँ पे? सर, वो यहाँ पे सर बारिश हो रहा था, इसीलिए बहुत नेटवर्क वो इशू हो रहा था। इवन मैसेज भी फॉरवर्ड नहीं हुआ था ग्रुप में, इस तरह से पूरा सिचुएशन था। अच्छा अच्छा, वो नेटवर्क नहीं रहा होगा। कुछ क्या पूछ रहे थे कल, कुछ सेंटर उंटर का पूछ रहे थे शायद। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, वो सेंटर सेंटर उसो तो सोम भाई ने अपने बताया था, लेकिन कल कुछ पूछ रहे थे ना, जो समझ नहीं आ रहा था मुझे। हाँ हाँ सर। तो हो गया सॉल्व? हाँ ठीक है सर यार, वो सर क्वेश्चन ही पूछ रहा था, तो इसके बाद बुक में फॉरवर्ड किया था तो हो गया था। अच्छा, गूगल में पढ़ रहे थे, हो गया, ठीक है फिर। तो अभी हम लोग यहाँ पे है ना। तो कल अभी तक हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। कल एक क्वेश्चन लिखा था लास्ट में, तो उसमें किसी को, जैसे अभी मैं एक दो तुम्हें पीएमएफ है ना, हाउ टू फाइंड पीएमएफ, या एक क्वेश्चन लिखा था ना, वैसे ही समझा देता हूँ। क्या लिखा था क्वेश्चन? तो मान लो अभी के लिए ये है, इसमें लिखा था कि लेट x1 x2 x3 दे, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली 1/3। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन था कि बताओ, है ना, तो फाइंड करो पीएमएफ ऑफ, फाइंड पीएमएफ ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हालांकि आपके सिलेबस में डिस्क्रीट के लिए सिर्फ फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है ना। अगर यहाँ सिलेबस में देखो तो ये लिखा है डिस्क्रीट के लिए क्या बोला हुआ है कि आपको स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, जस्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट चाहिए डिस्क्रीट वाले केस में, है ना। यू जस्ट नीड टू नो पीएमएफ सीडीएफ। तो सीडीएफ तो कॉमन ही था, जो कल सीडीएफ का फॉर्मूला लिखाए थे वही डिस्क्रीट के लिए भी था, वही कॉन्टिन्यूस के लिए भी था सीडीएफ। और डिस्क्रीट का होगा तो सीडीएफ से पीएमएफ आ जाए। अगर आपको सीडीएफ पता है तो पीएमएफ कैसे निकालते थे आप? वही लॉजिक तो वही है। जैसे अगर इफ़ यू नो द सीडीएफ, मान लो मैं लिखूं कि लेट, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है ना, कि लेट दिस बी CDF of x, then discrete random variable x of a discrete random variable x, then PMF of x हम कैसे निकालते हैं? इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी एट x। बताओ कोई। तो अगर मुझे CDF पता है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो हम PMF कैसे फाइंड करेंगे? तो fx माइनस fx तो ये सिंपल था, या CDF फिर ऑफ माइनस x माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x। तो यही चीज़ें वहाँ भी करनी है, जैसे मान लो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में है। जैसे कल जो मैंने थ्योरम लिखाए थे, कि मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि लेट, कि लेट x1 x2 xn be, this be a random sample, या ऐसा लिखो सिंपली IID discrete random variables, discrete random variables with CDF f, है ना, सबका CDF fx है। तो कल मैंने क्या आपको थ्योरम लिखाया था? हमने कल लिखाया था देन, कल जो हमने लिखाए थे CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, पहला फॉर्मूला यही था, CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। बताओ कोई, क्या फॉर्मूला था? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस fx का होल स्क्वायर। तो 1 - 1 - CDF ऑफ x होल स्क्वायर, नहीं पावर n, है ना। तो ये था हमारे यस सर। पास। और सिमिलरली हमने लिखा था CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या था? CDF ऑफ x इसकी पावर n सैम्पल साइज है। तो उसी तरीके से अभी मैं लिखा देता हूँ कि PMF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा। तो मान लो दिस फर्स्ट ना, PMF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, आपको ये निकालना है। आपको CDF तो आप निकाल ही लोगे, अगर आपको सैंपल दे रखा है यू कैन फाइंड द CDF। और अगर CDF मुझे गिवन है तो CDF के हेल्प से हम लोग PMF निकाल सकते हैं। तो सिंपली हो जाएगा कि CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x माइनस CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट x माइनस,
अब जैसे मान लो x1 है एग्जाम्पल के लिए, और अगर किसी सैंपल का सपोर्ट है नेचुरल नंबर, मान लो 0 1 2 3, मतलब डिस्क्रीट है जिसका सपोर्ट है नेचुरल नंबर, तो होगा क्या, अगर मैं PMF 1 पे निकाल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो होगा CDF@1 माइनस CDF@1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1। तो एक्चुअली अब तुम है ना उसमें CDF तो निकाल ही सकते, CDF के बेस पर ऐसे ही निकल आएगा। सिमिलरली ऐसे ही है, तो वहाँ देखना है कि उसके लेफ्ट पॉइंट पे वैल्यू क्या है, वो तो कॉमन ही रहेगा। तो PMF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ये क्या होगा, वैसे ही है। ये था यहाँ बस ना, ये nth ऑर्डर स्टैट, इस तरह से ही आ जाएगा फॉर्मूला, तो यही होगा जो पहले जैसे होता था। तो अगर CDF पता है तो PMF आ जाएगा, या डायरेक्ट आप PMF भी निकाल सकते हो, है ना, सो यू कैन फाइंड PMF डायरेक्टली। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मैं इस पे आता हूँ, देखो यहाँ है कि फाइंड द PMF ऑफ दिस, दूसरा फाइंड CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो इसमें आपके पास दोनों तरीका है, आप चाहो तो पहले PMF निकाल सकते हो, फिर आप CDF निकाल सकते हो, या आप पहले चाहो तो CDF निकाल लो फिर PMF आ जाएगा। क्या करना चाहो, किसी ने ट्राई किया है क्वेश्चन? सर एक ग्रुप में नवल ने भेजा है, हाँ उसमें भी यही था, सेम कंडीशन 1 to 5। तो मैंने मिनिमम मतलब ये 1 का निकाला, फिर 2 का निकाला, 3 का एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रहा था, बट 4 और 5 का नहीं हो रहा था। पहले यहाँ कंसंट्रेट करो, जब ये हो जाएगा, जो थ्योरी हो जाएगा, फिर मैं खुद ही मैं PYQs करा दूंगा, डाउट का मौका दूंगा मैं, तो डाउट पूछना। पीछे वाली स्लाइड दिखा दी है। कॉन्टिन्यूस के लिए ऑलरेडी मैं कल करा चुका हूँ, ठीक है ना। सो कंटिन्यूस के लिए हमने कल ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है, मतलब अभी मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ कुछ। तो देखो सो क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन पे आओ। तो इस क्वेश्चन में आपको निकालने हैं PMF फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ x1 का सपोर्ट क्या है, 0 1, क्योंकि डिस्क्रीट बर्नौली है, तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट 0 1 होता है। तो x1 है सपोर्ट 0 1, x2 है सपोर्ट 0 1, x3 है सपोर्ट 0 1। इवन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो भी बनेंगे इससे, उन सबका सपोर्ट सेम ही होगा जो पॉपुलेशन का सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी है 0 1, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी है 0 1, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी है 0 1। सो कहने का मतलब जो भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो भी ज्योमेट्रिक कह रहा हूँ, बर्नौली, तो जो भी सपोर्ट है वो सब ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ही होगा, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ही होगा यहाँ पे। बट क्या होगा, तो अगर तुम CDF से जाना चाहो, दो तरीका है देखो। एक मैं पहले PMF के थ्रू बता देता हूँ, मतलब पहले हम PMF निकाले, फिर PMF को यूज़ करके CDF निकाले। दूसरा तरीका है कि पहले हम CDF निकाले, फिर CDF की हेल्प से PMF फाइंड करें। सो पहले PMF निकालता हूँ, देखो। तो अगर हम PMF लिखे पहले,
मुझे चाहिए पीएमएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या सीडीएफ लिख दूं। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा है, सीडीएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये भी डायरेक्टली हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, तो ये भी कर सकते हैं सीधा सीधा, सीडीएफ पहले लिख ले सर। है ना। तो सीडीएफ से मतलब दोनों तरीका है आपके पास। तो अगर सीडीएफ से करोगे या सीधा सीधा मैं तुम्हें सीडीएफ निकाल ही देता हूँ, देखो मैं सीडीएफ सीधा निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीडीएफ फाइंड करते हैं, या प्रूफ भी हो जाएगा। तो मेनली सीडीएफ में क्या होता है, जो मैं सीडीएफ लिखूंगा, ये जो एक्स है बर्नौली, अभी के लिए एक्स इज बर्नौली 1/3 है, तो इस x का CDF कैसा होगा, तो इसका सपोर्ट तो 0 1 है, तो 0 व्हेन x लेस देन 0, और 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सो 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ये होगा x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और 1 हो जाएगा व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमने फॉर्मूले से क्या पढ़ा है कि जो, चलो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ n की वैल्यू 3 है। n क्या होता है कि सैंपल साइज क्या है, तो n यहाँ सैंपल साइज 3 है, तो n की वैल्यू हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो n इज 3, तो मैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लिख रहा हूँ, सो n तो 3 है, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सीडीएफ फॉर्मूला हमने क्या देखा था, fx की पावर n, यही ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर तुम ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, n तो 3 है, तो fx की पावर n का मतलब 3, सो पावर 3 कर दो 0, 2/3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8/27, सो 8/27 1, तो यहाँ से x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू लेस देन 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से पूछूं तो ये थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF आ गया, क्या लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है जी, सेकेंड फॉर्मूला हमने यूज किया, n यहाँ 3 था, तो उससे ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं अगर ये CDF है, सो व्हाट इज द PMF, तो ये CDF आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। अब इसका PMF क्या होगा, जब CDF आपको पता है, सो टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीइंग 0, निकालना आता है CDF से, कैसे निकालते हैं PMF, 8/7। तो ये तो एक तरीका आपको पास पता ही है कि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स CDF एट 0 माइनस CDF ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट 0 माइनस, तो यहाँ से अगर फाइंड करोगे आप, पुट कर लो, तो 8/27 और ये 0 हो जाएगा, तो 8/27 हो गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीइंग 1, क्योंकि सपोर्ट में 0 या 1 ही तो है बस, 19/27। तो इसको रेसिप्रोकल है ना, मतलब वो ले लो 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट ले लो। ओके है जी, देख लीजिए। दूसरा था, तो ये तो हो गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PMF और CDF दोनों आ गया। देखो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये वाला PMF है, दिस इज द PMF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये जो लिखा है PMF क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, सो PMF है, सो दिस इज द PMF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड ये क्या था, CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही था। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे, तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लिखोगे, ये था, तो n यहाँ 3 है, तो यहाँ जो हम n लिख रहे हैं वो n हमारा 3 होगा, n को आप 3 कर दो, तो n इज 3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आएगा, तो मुझे चाहिए CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो 1 माइनस, अब इसका CDF क्या था, इनिशियली 0 था, ओरिजिनल जो पॉपुलेशन का CDF की बात कर रहा हूँ, तो 0 2/3 1, तो यहाँ भी ऐसे होगा, है ना, चेक कर लेना, तो 1 माइनस 1 माइनस कितना आ जाएगा 0, तो 1 माइनस 1 माइनस 0 का क्यूब, तब भी 0 ही हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 माइनस क्या था वहाँ पे
2/3 पुट करो, तो 1 माइनस 2/3 का क्यूब, तो 1 माइनस 2/3 मतलब 1/3, 1/3 का क्यूब 1/8, तो 1 माइनस 1/8 न सॉरी 1 माइनस 2/3 1/3, 1/3 का क्यूब 1/27, तो 1 माइनस 27 कितना आएगा, मतलब 1 माइनस 1/27। चेक करो भाई, एफ एक्स को रखो 2/3, तो 1 माइनस 1/27, 26/27। और जब x मोर देन इक्वल टू 1 पे 1 हो जाएगा। तो अब आपसे पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो CDF हो गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल बी 0, ये निकालो। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 26/27 फर्स्ट और ऑर्डर 1 पे स्टैटिस्टिक्स बीइंग 1। 1/27। सो ये है PMF, है ना, दिस इज द PMF ऑफ, so this is the फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। वैसे ही rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का भी CDF था, लेकिन मेनली आपके सिलेबस में डिस्क्रीट में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही पूछेगा, बीच का नहीं होगा डिस्क्रीट में। तो फर्स्ट और लार्जेस्ट, हालांकि सेकंड का भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें अभी तक जो किया हमने? तो अच्छा, अगर मैं सीधा सीधा PMF से जाता तब भी हो जाता, ठीक है ना। अगर हम सीधा सीधा, जैसे मान लो इसका PMF निकाला, मैं तुम्हें अलग से बता देता हूँ। देखो, अगर इसका मैं सीधा सीधा PMF निकालता, तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम, जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूँ ना इसका, मान लो ये डायरेक्टली मैं PMF पहले निकाल रहा हूँ, ये मैंने क्या किया था, अभी हमने पहले CDF निकाला फिर PMF निकाला। जैसे मैं कह रहा था पहले PMF ही निकाल सकते थे, तो पहले अगर मैं PMF निकालता कि थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीइंग 0, इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 बीइंग 0। अब सोचो, x1 की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, x2 0 या 1 हो सकती है, x3 0 या 1 हो सकती है। इसका मैक्सिमम 0 है, इसका क्या मतलब है? सभी 0 हैं, सारे 0 है ना, सो ऑल हैज टू बी 0। so x1 is 0 and x2 is 0 and x3 is 0। और ये x1 x2 x3 IID है, मतलब इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इंडिपेंडेंट है तो ज्वाइंट को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है सबका आंसर सेम हो जाएगा, तो ये एक का आंसर का पावर 3 हो जाएगा। सो x1 बराबर 0, इसकी पावर 3, और x1 ये 1/3 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, P हो रहा है ना, सक्सेस होता है, तो क्यों फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 2/3 का क्यूब कितना हो गया 8/27। यहाँ कितना आया था 8/27, तो वहाँ CDF की हेल्प से आया, डायरेक्टली PMF आ गया। सिमिलरली आ जाएगा प्रोबेबिलिटी थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीइंग 1, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट ही है क्योंकि सपोर्ट तो 0 1 ही है, तो 1 माइनस कर लो, 1 माइनस 8/27, या वैसे भी कर सकते हो, फिर आप आउटकम काउंट कर सकते हो, तो ये वही आएगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है ना, P और 1 माइनस P होगा, तो ये आ गया। तो वैसे भी निकाल सकते थे हम। मेन है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, मान लो अगर जरूरत पड़ गई सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, तो क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे यहाँ मैंने पहले CDF लिखा फिर PMF लिखा, अब पहले PMF भी लिख सकते हो तब भी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेंगे। अभी मैं सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे आता हूँ। देखो, तो अभी मैंने क्या कहा है कि x1 की पॉसिबल सपोर्ट है 0 1, x2 पॉसिबल सपोर्ट है 0 1, x3 का भी पॉसिबल सपोर्ट है 0 1, ठीक। और बाकी जो सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है उसका सपोर्ट भी 0 1 ही होगा, मतलब ये सैंपल चूंकि यहाँ बर्नौली है तो इसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी बर्नौली ही होगा, बिकॉज सपोर्ट 0 1 है। अभी मुझे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PMF चाहिए, तो ये चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। तो मुझे ये सोचना है ना कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x है, तो अगर x 0 है तो क्या है और x 1 है तो क्या है, बस यही जानना है। तो अब आप देखो कहीं से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट समवेयर, है ना। तो आपको क्या करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मैं अगर बोलूँ चलो बीइंग 0, चलो यही लिख लो, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होने चाहिए, तो क्या क्या फेवरेबल आउटकम होगा आप सोचो। जैसे x1 के पास कितनी पॉसिबल वैल्यू है,
01 1 x2 01 x3 01। तो टोटल जो ट्रिपलेट बनेगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टोटल ट्रिपलेट बनेंगे आपके, ये x1 x2 x3, इसके टोटल ट्रिपलेट कितने बनेंगे? जैसे 0 0 0 0 है ना, मान लो 0 1 0 0 0 1, इस तरह से 0 1 1, इस तरह से कितने बनेंगे? 6 कितने बनेंगे भाई? 2 × 2 × 2 8 ना, क्योंकि 3 रैंडम वेरिएबल है ना, ईच हैज 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 × 2 × 2 है ना, ईच हैज 2 पॉसिबिलिटीज, तो 2 का क्यूब 8 आएगा। 4 मैंने लिखे, 4 और हो जाएंगे। 4 और क्या होगा? यही 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1, तो यही x1 x2 x3 वही, ये टोटल सैंपल स्पेस में समझो यही 8 एलिमेंट्स हैं। अब आप बताओ इनमें से ऐसे कितने हैं जिसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 हो जाएगी। तो अभी समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स क्या था? मिनिमम 1। सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स क्या है? सेकेंड मिनिमम। थर्ड ऑर्डर स्टैट्स लार्जेस्ट 1। अब पहले में देखो, ये 3 रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल है। दो केस आएंगे, हाँ, 2 केसेस आएंगे, 2 केस आएंगे। मतलब 0 0 0 और 0 0 1। हाँ, वो देखते हैं कितने होंगे। तो वही आपको समझना है कि जैसे आपको देखना है कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0, सेकेंड मिनिमम। अब जैसे मान लो 0 0 0 आउटकम है, मैं इसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है? 0। सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू क्या है? 0। थर्ड ऑर्डर स्टैट्स की वैल्यू क्या है? 0। इस आउटकम के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि तीनों 0 है ना, तो यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी 0 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी 0 है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू भी 0 है। तो हमें चाहिए वैसे आउटकम। अब देखो, इस तो ये एक फेवरेबल आउटकम तो है, तो ये 0 0 0 एक फेवरेबल आउटकम है। और क्या मानो, नेक्स्ट की बात करता हूँ। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें? 0, और 0 2 बार आया है, जिसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट भी 0 है, और थर्ड जो है वो 1 हो जाएगा। तो ये भी तो फेवरेबल है, 2 ही क्यों आएंगे? 0 1 0, और देखो जैसे 0 0 1 भी आ जाएगा, 1 0 0 भी आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कि मुझे सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा नंबर 0 है। यही 3 मिलके ऑर्डर स्टैट्स बनाते हैं। जैसे इसमें, अगर इसमें बात करूँ, सबसे छोटा 0, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैल्यू 0, अगला एक और 0 है तो वो सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स, और लार्जेस्ट कौन है? 1, तो 1 इज द थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो इस तरह से आपको देखना है वैल्यू क्या आएगी। तो ये है। और कोई आउटकम है जहाँ पे आपको लगता है कि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 आएगी इन्हें 8 में से? 0 1 0 कैसे हुआ? हाँ सर, सेकंड स्लॉट में तो रुको 0 ही रुको होना रुको, x1 0 है, x2 1 है, और x3 0 है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, नंबर बताना है। 0 0 1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 0। एक 0 को कोई हटा दो, दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ओनली 1। अरे वो भी 0 है भाई, 0 कहाँ गायब कर दोगे? 3 बार, 2 बार 0 है ना, तो एक 0 तुमने यूज किए, दो दो यही। अरे इन्हीं 3 में से ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनता है, तो तुम अगर इसको तुम 1 रख दिए तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को क्या लोगे तुम? अगर तुमने कहा चलो मैंने सेकंड ऑर्डर स्टैट्स को 1 ले लिया, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा फिर? 0 रखोगे इसको? तो इसका नहीं सर, मतलब, उसमें तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अच्छा है पूछ लिए तुम। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कैसे मैं लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछो तो चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं पूछोगे तो जैसे है वैसे रह जाओगे। तो अच्छा है पूछो, है ना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे इसमें है, तो इसका मतलब आपको अभी तक समझ नहीं आया ऑर्डर स्टेटस से होता क्या है, तो वो आपको समझना है। यहाँ 3 नंबर है, जो x1 x2 xn है, n रैंडम वेरिएबल है। उसी n में से जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। सेकेंड स्मॉलेस्ट, अब जरूरी थोड़ी डिफरेंट ही होंगे सब। अगर सब इक्वल हो गया तो सारे ऑर्डर स्टैट्स इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी कि सब डिफरेंट ही होंगे, कहाँ लिखा है सब डिफरेंट होगा? हमने कल भी ऐसा लिखा था कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू। इक्वल भी तो हो सकता है सब, जैसे यहाँ 0 0 0 में है, ये पहला जो आउटकम है, मैं अगर इसमें बात करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 है,
सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 है और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है। अगर जैसे मान लो आउटकम मैं ये आउटकम लिखता हूँ, जैसे यहाँ 0 0 0 में कैसे समझ आ गया तुम लोगों को, यहाँ 0, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तीनों तो इक्वल ही है, तो एक को फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स की वैल्यू 0 आएगी, सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स की वैल्यू 0 आएगी, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इन्हीं में से तुम्हें ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। अब ये थोड़ी है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटस x1 के इक्वल होगा, अरे भाई दोनों अलग अलग चीज है, x1 और ये x1 बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना, ये अलग है और ये अलग है। हो सकता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स xn के इक्वल हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहां आपको देखना है कि जहां पे 0 2 बार आएगा वही पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक आउटकम है 1 1 0, अब इसमें क्या होगा, तो सबसे छोटा 0 है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और इनमें से कोई एक 1 ले लो, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है। सो देयर आर 4 आउटकम आउट ऑफ 8, सॉरी ये तो इक्वली लाइकली थोड़ी है, क्योंकि वहां तो 1/3 था ना, इक्वली लाइकली नहीं ना, मतलब यहाँ पे जो आउटकम से इक्वली लाइकली नहीं, तो ऐसा हमें वैसे लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन काम नहीं करेगा। क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, लेकिन ऐसा तो है नहीं होगा ना, 4/8 ऐसा नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो बर्नौली 1/2 थोड़ी है कि हेड टेल की सेम प्रोबेबिलिटी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 0 1 की सेम प्रोबेबिलिटी थोड़ी है। तो यहाँ पे देखो 0 0 0, तो x1 इज 0, x2 इज 0, x3 इज 0, तो ये रैंडम वेरिएबल है, x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। तो x1 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/3 था ना, वो 2/3, तो ये 2/3 का क्यूब हो जाएगा। फर्स्ट रैंडम वेरिएबल x1 इज 0, x2 इज 1, x3 इज 0, तो इसका मतलब हुआ कि 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/3 है ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बर्नौली 1/3 है, मतलब 0 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है ना, 1 पे प्रोबेबिलिटी 1/3 है और 0 पे प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ये चीज़ है। तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। सो अभी क्या है, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 1/3, इसका आ गया, इसका भी ऐसे ही होगा सबका, तो हाँ इसका सेम ही होगा। तो यही चीज़ें रिपीट होंगी, अगले का भी आंसर यही आएगा, क्योंकि 2 बार 0 है ना, एक बार 1 है, तो इंटू में 3 है ना, 3 कर दो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो 8/27, 12/27, तो ऐड कर लो 20/27, ये आ गया प्रोबेबिलिटी x2 बीइंग 0। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीइंग 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो 7/27 आएगी। तो ये जो नंबर मुझे चाहिए था वो ये आ गया। तो 0 पे प्रोबेबिलिटी आई 20/27 और 1 पे प्रोबेबिलिटी आई 7/27, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके भाई, देखो उनको डाउट है पूछो। अब CDF लिखना हो तो CDF तो इजीली आ जाएगा, अगर आपसे चाहिए CDF ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो कि है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट लेस देन 0 पे 0 और मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो 0 पे जो प्रोबेबिलिटी थी 20/27, 1 when x मोर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, उसके देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के।
जैसे देखो ये क्वेश्चन जैसे है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये जैम 2024 का ही है, इसमें क्या ऑर्डर स्टैट्स यूज हुआ है। देखो ये जैम 2024 का ही है, इसको ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स कर दिया है। तो देखो तुम लोग पहले ट्राई करके देखो, तो इसने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को मिक्स किया है। ट्राई करके देखो, जिनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कोशिश करोगे तभी आएगा, है ना। इनिशियली ठीक है सॉल्यूशन देख के करना, बट तुम्हें लगता है चीज़ें अगर आ गई हैं तो कोशिश करके देखो आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको थोड़ा ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम लो और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो तो इसमें क्या बोला है, कल ही तो हमने थ्योरम किए थे ना, या कल हमने प्रूफ भी किया था इसका। इसने कहा है कि जो एक्साइज है वो यूनिफॉर्म 0 1 से आ रहा है। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कल हमने प्रूफ भी किए थे और ये थ्योरम भी आप लोग जानते हो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। बीटा 1, तो ये बीटा फर्स्ट काइंड 1, अब ये कह रहा है कि जेडन बी द स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रैंडम सैंपल साइज, तो इसका नाम जेडन रखा है। तो जेडन जो इसने रखा उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उसका नाम जेडन रखा है। अब बोल रहा है कि एन जेडन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड,
ठीक, तो पहले जेडन का आप लोग पीडीएफ जानते हो, तो अगर मैं आपको जेडन का पीडीएफ लिख के दिखाऊं तो ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ कल भी लिखा था हमने, क्या आया था, n इंटू 1 माइनस एक्स इसकी पावर n माइनस 1, जहाँ x बिटवीन 0 एंड 1, तो जेडन का पीडीएफ लिखा हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एन जेडन जो है, तो मान लो अभी के लिए मैं टी नाम दे देता हूँ एन जेडन को। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ टी नाउ, निकाल पाएंगे आप लोग? तो व्हाट इज, है ना, जेडन इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो क्वेश्चन में दिया है, एन जेडन का नाम टी रख दिया। अब टी का पीडीएफ निकालो ट्रांसफॉर्मेशन से। या और भी तरीके हैं, इसको हम वैसे कर सकते थे। हाँ, ऑप्शन तो कई सारे हैं, है ना। ये काम करो, ऐसे कर देता हूँ, देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर सीडीएफ लिखे तो ये जो सीडीएफ क्या आया था, कल हमने इसका सीडीएफ भी लिखा था, तो सीडीएफ आया 1 माइनस एक्स की पावर n था। नहीं, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स है, तो इसका वन है ना 1 माइनस एक्स की पावर n, यही है ना, x फ्रॉम 0 to 1। अब जैसे इसने कहा है कि एन जेड एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, तो इसका क्या मतलब है, तो हमें गिवन है एन जेड एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, तो इफ एंड ओनली इफ हम लोग इसका डेफिनेशन जानते हैं कि इसका जो CDF होगा वो इसके CDF के इक्वल आएगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एन जेड एन मान लो लेस देन इक्वल टू x, ये लिख रहा हूँ CDF ऑफ एन जेड एन एट x, ये इक्वल आएगा CDF ऑफ z लेस देन इक्वल टू x। जैसा इसने लिखा है इसका मतलब यही है कि इसका CDF, तो ये CDF लिखा है एन जेड एन का x वेरिएबल में, और ये z का CDF के इक्वल आएगा जो डेफिनेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब पूछा गया हमसे, तो बताओ z लेस देन इक्वल टू log 3 क्या आएगा, तो आ जाएगा, पहले z का CDF आ जाए तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो CDF ऑफ z एट x है, तो मैं इस क्वांटिटी को यहाँ लिख दिया। अब हमें इसका काम है सिंप्लीफाई करना। देखो लिमिट, ये मैंने क्लास में ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा रखा है, अब देखोगे ना अब याद आएगा। देखो तो एन जेड एन लेस देन इक्वल टू एक्स, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी जेड एन लेस देन इक्वल टू एक्स बाई एन, यही हो गया ना, एन तो नेचुरल नंबर या होगा जो भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ जेड एन एट एक्स बाई एन, यही है। सो CDF ऑफ जेड एन एट एक्स बाई एन, और हमें CDF पता है, इसको अगर फॉर्मल वे में लिखे तो होता है 0 जब x लेस देन 0 और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, यही रहता है फॉर्मल वे में, तो उसी बेसिस पे लिख दो। अब मैं क्या करूँगा, तो हमारा काम क्या है, हमें है कि जेड का CDF लिखो x बाई एन वेरिएबल में और n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। तो देखो लिखते हैं, सो हम लोग ऑलरेडी CDF ऑफ जेड जानते हैं, तो मैं CDF लिख रहा हूँ जेड का वेरिएबल x बाई एन में। तो यहाँ जो x है ना, इस x को हटा के x बाई एन कर दो, तो क्या बन जाएगा 0 व्हेन x लेस देन 0, x को x बाई एन करना है, अच्छा तो x बाई एन लेस देन 0 हो जाएगा नहीं, तो वो तो चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स बाई एन इसकी पावर n, कब, व्हेन x बाई एन इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और ये आ जाएगा 1 व्हेन x बाई एन इज मोर देन इक्वल टू 1, यही है। इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको ठीक से सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा, है ना। कई सारे अप्रोच था, एक अप्रोच था कि हम एन जेड एन का PDF निकाल लेते, फिर CDF निकाल लेते, फिर उससे भी हो जाता, या इससे कर लो उससे भी हो जाएगा। तुम्हें जो भी आइडिया आ रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करके देखो, उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 कब, जब x लेस देन 0, n को उधर भेज दिया। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई एन की पावर n, कब, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन n है, और ये 1 कब है, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू n है। अब
यहाँ से हमने क्या मिला है, हमें ये मिला हुआ है कि जो CDF ऑफ Z है वो CDF ऑफ Zn की लिमिट है वेरिएबल x/n में, जो कि हमने निकाले हैं। मतलब इसमें अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं, यही क्वांटिटी हमने ये लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूंगा तो मुझे Z का CDF मिल जाएगा। लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमें Z का CDF कैसे मिलेगा, तो ये जो हमारा है इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, ध्यान से देखो, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या बचेगा। सो n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 व्हेन x लेस देन 0, और यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। देखो पहले तो लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सो लिमिट हो जाएगी यहाँ 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 माइनस e की पावर x। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है। सो 1 माइनस, और जब इसकी लिमिट निकालोगे आपको पता ही होगा लिमिट में, है ना, 1 माइनस के अपॉन एन की पावर एक्स ई की पावर के की जगह यहाँ माइनस एक्स है, तो ये आ गया। और आगे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 कब होगा, जब x मोर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। अगेन मैं बोलता हूँ कोई नंबर है ही नहीं जो मोर देन इन्फिनिटी हो जाए, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये कहने का मतलब लिमिट में अब ये कभी नहीं आएगा। तो ये इतना ही हो गया हमारा। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखो, तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियल। जरूरत भी नहीं, एक्सपोनेंशियल 1 है हालांकि, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं। हमसे क्या पूछा है इसने, है ना, देखो एक्चुअल पॉपुलेशन क्या था, यूनिफॉर्म 0 1 था, तो n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लिया, और वो कहाँ कन्वर्ज कर गई, एक्सपोनेंशियल 1 पे, है ना। अगर पूछता z का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वैसे z का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया एक्सपोनेंशियल 1। बट हमें यहीं से काम हो जाएगा, हमें उसने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है CDF ऑफ z एट log 3, बताओ log 3, तो log 3 किस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव में तो आएगा नहीं, इस कैटेगरी में, तो यहाँ log 3 रख दो, इसमें x की जगह log 3 रखो, बताओ क्या। 2/3। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस log 3, तो 1/3 हो जाएगा ये, तो आंसर इज 2/3 हो गया। अब ये है पूरा सॉल्यूशन, देखो जहाँ डाउट है पूछो। तो इसने कहा था सैंपल है यूनिफॉर्म 0 1 से, Zn है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फिर n Zn कन्वर्ट कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू Z, तो उसका डेफिनेशन यूज कर लिया, फिर Z का CDF निकल गया, और ये Z लेस देन इक्वल टू log 3 था, तो इसका मतलब है CDF ऑफ Z एट log 3, तो वो निकाल दिया हमने जी। सर वो एक्सपोनेंशियल ये 1 माइनस e की पावर माइनस x कैसे होगा जब n को इनफिनिटी पुट किया। ये तो तुम लोग की आवाज़ क्यों नहीं आती, मेरे तक समझ नहीं आता, इतना स्लो काहे बोलते हो, थोड़ा जोर से बोलो माइक के पास आके। सर n को इनफिनिटी पुट किया हाँ तो वो CDF ऑफ एक्सपोनेंशियल बन गया, हाँ, तो वो e टू द पावर माइनस x कैसे हुआ सर, वो बता दीजिए। अच्छा एक बार माइनस एक्स, तुमने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, यस सर। ये क्या होता है 1 + 1/n, इसकी पावर n की लिमिट कितनी आती है, नहीं पढ़ा है भाई तुमने सीक्वेंस सीरीज, तुम्हें ठीक से पढ़ना पड़ेगा, नहीं आता है तुम्हें, ठीक से पढ़ो। इसलिए कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एक बार में बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी होती है कि मुझे आ गया है, और एग्जाम में सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। वो बच्चे जो एग्जाम के पहले बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने 1 बार 2 बार पढ़ लिया, और एग्जाम में जाके लगता है सर कुछ आ ही नहीं रहा था, तो गलतफहमियाँ हैं। इसलिए 10 15 बार रिवीजन करो, तो कम से कम 2 4 बार ठीक से तो कर पाओगे। ये चीज़ें हैं जैसे हमने क्लास में भी लिखे हैं, और ये पहले 11 12 में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। देखो ध्यान से, वही तो है ये 1 - k/n की पावर n, यस सर यस सर। क्या होगा, तो ये तुम्हें नहीं आता इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ कंपेयर करो। तो यहाँ 1 की लिमिट तो 1 ही रह गई, और 1 - x/n की पावर n, तो यहाँ से e की पावर -x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है। तो यहाँ चूंकि अगर मैं ऐसे लिख दूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - k/n की पावर n, तो ये होगा e की पावर -k, ये चीज़ है, और यहाँ e की पावर 1 है, वही चीज़ है, एक ही फॉर्मूला है। तो ये यूज़ हुआ है, ध्यान से देखो, लिख के देखो तो समझ आएगा, है ना। जब क्लास में बैठो तुम, जो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ तुम भी लिखो, तो तुम्हें समझ आएगा कि अगले स्टेप कैसे हुआ। नहीं तो जिस दिन रिवीजन करोगे 2 महीने बाद, उस दिन समझ आएगा, अच्छा ये तो समझ ही नहीं आया था मुझे, वैसा होगा। ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं।
तो इसका आंसर है 2/3 बी है। ये क्या आ गया, स्टार्टा ए कहाँ से आ गया, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देखो तो ये दोनों ऑर्डर स्टैट्स का ही है ना, दोनों क्वेश्चन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है। तो सर इसी में 1 2 3 एग्जिस्ट कर रहा था, 1 2 3 का मीन। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन ऑर्डर स्टैट्स पे बेस्ड है, दोनों जैम 2022 का है। पहला तो कर लोगे, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, ये अभी जो किया सेम नहीं है, ये बस यहाँ मिनिमम, वहाँ मैक्सिमम था कि वहाँ भी मिनिमम था। ये वाई एन क्या है, ये क्या नया है इसमें भाई, ये सेम ही है सर, सेम ही है ना। मीडियन का। अच्छा वहाँ तुमसे सेम सीडीएफ पूछा, यहाँ मीडियन पूछ लिया 2024 का। अभी जो हमने सॉल्व किया वो 2024 का क्वेश्चन था, ये 2022 का है। देखो सेम ही क्वेश्चन एग्जैक्टली, बस डिफरेंस है, यहाँ मीडियन पूछ लिया तुमसे, वहाँ पे सीडीएफ पूछा था, प्रोबेबिलिटी पूछा था ना। ये वही तो है एन टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो अभी तो हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन सेम, देखो कि यहाँ हमने अभी सॉल्व किया है कि ये जो मेरे पास एक्स आईज है वो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो x1 जो होगा फर्स्ट मिनिमम है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये बीटा 1 n है। अभी हमें n फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, यहाँ y दिया है वहाँ z दिया था, यही था ना सेम क्वेश्चन। तो हमने वहाँ से ये प्रूव किया कि y इज एक्सपोनेंशियल 1, यही प्रूफ है यहाँ पे। ये यहाँ z था जो, देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ इसका y n नाम दिया, यहाँ y दिया है, वहाँ उसने n z n और z, सेम ही क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। बस अब ये है तो इसका मीडियन निकाल लो, बताओ इसका मीडियन निकाल पाओगे। log 2 आता। ln क्या आता है, ln 2 लैम्बडा है ना, ये आता है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है क्या करोगे, सीडीएफ को हाफ के इक्वल रखो। तो जिन लोगों को नहीं आता है तो इसका जो सीडीएफ निकल के वहाँ क्या आया, 1 - e की पावर -x आया ना, तो इसका जो सीडीएफ y का आएगा वो है 1 - e की पावर -x, या y में लिखना है तो e की पावर -y, y मोर देन इक्वल टू 0। अब इसको हाफ के इक्वल रख दो, तो CDF को हाफ के इक्वल रख दो और y की वैल्यू निकालो, तो ये log 2 आएगी। तो जब CDF को हाफ के इक्वल रखते हैं तो जो y की वैल्यू आएगी वो log 2 आएगी, जो कि मीडियन है। तो हो गया, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। ln2 कैलकुलेटर में क्लिक करना, जो कि आएगा 0.693, 69 हाँ। ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इस पे आते हैं, तो ये सेम ही देखो है ना, कई बार कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मतलब PY को बहुत ढंग से कर लिया तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है। ढंग से 4 5 10 बार सॉल्व कर लिए PY क्यूज तो ये है। लेकिन बोलना आसान है, करना मुश्किल है। तुम एक बार करोगे ना तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। जो लोग इस भरोसे में बैठे हैं कि कभी आएगा बाद में कर लेंगे, तुम एक बार ढंग से रिवाइज करो पूरा PY क्यू ईयर वाइज 2005 से 24 तक, तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा। तो एग्जाम के बाद ही रिवाइज कर पाओगे, इसलिए टाइम है नहीं, लगता है तुम्हें टाइम बहुत है, कभी कर लेंगे बाद में हो जाएगा, लेकिन शुरू करोगे समझ आएगा, टाइम तो है ही नहीं। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सेकेंड, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूस में कभी भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल नहीं होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी पीछे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे बर्नौली 1/3 वाला, वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स में 0 आया, सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स में 0 आया, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स 1 आया था, तो वो डिस्क्रीट है इसलिए ऐसा हुआ है। कॉन्टिन्यूस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। मतलब ये है कि मैं तुम्हें अगर एक रिजल्ट दिखा दूँ, इसमें थ्योरम ये क्या है सिंपल, वो तो तुम जानते हो ना कि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो वही यहाँ भी सेम केस है कि लेट कि x1 x2 xn आर IID कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देन so probability rth order statistics is equal to sth order statistics is 0 for all r different and s। ठीक है, कोई भी मतलब r की वैल्यू जहाँ 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, s की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी, क्योंकि है ना किसी लाइन के अकॉर्डिंग या पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में,
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और 2 डायमेंशनल में यहाँ पे मेनली इक्वल कर दिया ना 2 रैंडम वेरिएबल को। जैसे एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस, इसमें तुम्हें समझाने के लिए इसका बैकग्राउंड ऐसा है, समझो कि लेट एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वाई जनरली क्या होगा, 0 होगा। मान लो IID अभी ऐसा है, सो दे आर, हाँ जस्ट ऐसा मान लो, है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, देन क्या होगा, एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, जहाँ ज्वाइंट PDF दे रखा होगा तो। और सिंगल में तुम पता ही तुम्हें है ना, एक पॉइंट पे 0 होता है। एनीवे इस पे आते हैं, तो क्या कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 x5 विद द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5। ठीक है, तो मेरे पास 5 रैंडम वेरिएबल था x1 से x5, उसके बेस पे इन्होंने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाए। अब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका ये PDF है ना। अब क्या करना है हमें, सो देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r फॉर विच EXR इज फाइनाइट। तो अगर rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकालो तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है ना, तो देखो अगले पेज में मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ तो एक हो गया, तो ये इसमें क्या है, ये कर तो यहाँ भी सकते हैं ना। सो मुझे बताओ, पहले तो हमने पढ़ा था ना कल, rth ऑर्डर स्टैट्स का PDF पढ़ा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, x इंटू PDF। देखो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल लाइक ऑल अदर रैंडम वेरिएबल। तो जैसे rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो क्या होगा, x इंटू PDF ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स dx। और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होगा जो एक्चुअल पॉपुलेशन का सपोर्ट है। यहाँ पॉपुलेशन का सपोर्ट क्या है, 1 से इन्फिनिटी, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट भी 1 से इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ से 1 से इन्फिनिटी है, सो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, पता चल जाएगा, है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है, तो मैं देखना ये कब एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो इसको पुट करो जरा, तो इसको फर्दर अगर कंटिन्यू करोगे 1 से इन्फिनिटी x इंटू, अब कल हमने rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के PDF का, देखो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में होगी। rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की जरूरत डिस्क्रीट में नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं लिखा है। सिलेबस में डिस्क्रीट के लिए सिर्फ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तुम सिलेबस देखो ठीक से, है ना। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें PDF मैंने कल लिखाए थे, क्या PDF था, n फैक्टोरियल, n यहाँ 5 है, सो n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इनमें सार था ना दिस। इसका CDF क्या होगा, एक बार CDF निकालो कोई इसका, ये तो PDF है। 1 by 1 minus x 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो CDF का डेरिवेटिव PDF होता है, ठीक है। तो ये हो गया CDF, तो ये था ना फॉर्मूला इसका, CDF की पावर, CDF है 1 माइनस 1 बाई एक्स, इसकी पावर r माइनस 1, एंड 1 माइनस CDF जो होता है, तो 1 माइनस CDF करेंगे 1 बाई एक्स हो 1 by जाएगा। x सो 1 बाई एक्स की पावर कितना, 5 माइनस r, यही होता है ना 1 माइनस CDF इंटू PDF। PDF 1 कितना by है, x square 1 बाई एक्स स्क्वायर DX। अब मेन चैलेंज है आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना, कि आपको ये बताना है कि ये इंटीग्रेशन r के किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो ये आ जाएगा आपका बीटा गामा इंटीग्रल के हेल्प से। चलो अभी सिंप्लीफाई करके देखो, तो डायरेक्टली सर मैंने जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का अलग से किया, सेकंड का अलग किया, थर्ड का अलग किया, फोर का अलग, फाइव का, तो सिर्फ 5 डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा था, बाकी वो 1 to 4 एग्जिस्ट कर रहा जी था। जी जी वो भी ठीक है ना। तो है ना, तो उसमें 5 बार अलग अलग करना पड़ा या एक बार में ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं अब यहाँ पे कि एक तो काम करो 1 बाई एक्स को ना t मान लो, पहले तो 1 बाई एक्स को t मान के सब्स्टिट्यूट करो। सो मैं 1 बाई एक्स को t ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx तो बन जाएगा आपका dt, है ना। अगर मैं अब माइनस में चला जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 बाई एक्स को t अज्यूम कर लो, चेंज ऑफ वेरिएबल इन सिंगल इंटीग्रेशन। तो ये x को बाद में चेंज कर देंगे, x आ जाएगा 1 बाई टी, है ना। तो वहाँ बनेगा क्या, तो यहाँ बनेगा 5 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल
1 माइनस टी की पावर r माइनस 1, और ये t की पावर 5 माइनस r, और ये हो गया dt, बचा यहाँ x, राइट। तो x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी, तो चलो इसके अपॉन टी कर दो। ये जो x है ना, इसको 1 अपॉन टी कर सकते हैं, तो ये t यहाँ आ गया, ये वाला एज इट इज़ 1/x को t रख दिया, और d यहाँ से निकालोगे dt की वैल्यू जो आएगी, सो dt आएगी -1/x² dx। अब माइनस कहाँ जाएगा, अभी बैलेंस हो जाएगा, है ना, ये माइनस dt है समझो अभी। अब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, तो जब x को 1 रखेंगे t क्या होगा, 1 ही रहेगा, और x को जब इन्फिनिटी रखेंगे t क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 1 से 0 हो गया। तो ये माइनस हमें हेल्प करेगा ऑर्डर को चेंज करने में। तो ये जो 1 से 0 हुआ है, इसको 0 से 1 कर दो और यहाँ प्लस कर दो, तो ये फाइनली आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको ठीक से लिखो, तो इसको ठीक से लिखोगे तो क्या बनेगा, ये 0 से 1, अब उसको बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो मेनली टी में हो रहा है, सो है ना, वो क्वांटिटी जो 5, उसको भी गामा में ब्रेक कर सकते हैं, तो है ना, ये गामा में ब्रेक कर सकते हो, चाहे बीटा या गामा फंक्शन में इसको ब्रेक कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये गामा आर है, जैसे गामा ये ना उस तरह से लिख लो, 6 माइनस आर है, वहाँ गामा 6 है, इस तरह से, तो वैसे करके ब्रेक कर सकते हो चाहो तो अभी ऐसे ही लिख दो, 5 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इधर ले आएंगे तो 4 माइनस आर हो जाएगा ये, अगर मैं इसको हटा दूँ डिनोमिनेटर को तो, ठीक है जी, 4 माइनस आर हो जाएगा। और मैं अगर ये पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 में करेंगे तो क्या बनेगी, ये कौन सा इंटीग्रल है, बीटा इंटीग्रल है गामा इंटीग्रल, बीटा फर्स्ट काइंड इंटीग्रल, हाँ, बीटा फर्स्ट। तो x की पावर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1, तो अल्फा क्या लोगे बीटा क्या लोगे, ये बीटा इंटीग्रल है, बोलो 5 minus r. 5 प्लस आर माइनस 1, है ना, तो 5 प्लस आर इज द, सॉरी 5 प्लस आर नहीं, 5 माइनस आर, 5 माइनस आर इज द अल्फा, और यहाँ बीटा माइनस 1, तो बीटा कितना है, आर। अब आपको पता होगा हमने थ्योरम लिखा था कि ये गामा अल्फा एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा अल्फा बीटा एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड बीटा इज पॉजिटिव। तो आप सोचो ये पॉजिटिव कब होगी, मतलब ये एग्जिस्ट कब करेगी, बीटा इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करेगी, सो दिस विल एग्जिस्ट, या दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ये जो 5 माइनस आर है हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड आर हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो सिंप्लीफाई करो, कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, तो यहाँ से आ जाएगा r इज लेस देन 5 एंड r इज मोर देन 0, तो कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ गया r हैज़ टू बी मोर देन 0 एंड लेस देन 5। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में r के पास चॉइस है 1 2 3 4 5, तो बताओ इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4, 5 को छोड़कर सब। तो हो गया, तो 1 2 3 4 को ऐड कर लोगे आंसर, यही आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ r फॉर विच rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैज फाइनाइट एक्सपेक्टेशन। तो ये क्वांटिटी फाइनाइट आएगी अगर r 0 से 5 में होगा, तो 5 इज नॉट पॉसिबल, बाकी सब पॉसिबल, तो 1 + 2 + 3 + 4 कर दो, 10 आ गया, तो 10 आ गया, ठीक है भाई। कुछ डाउट किसी का तो पूछो। तो ओके है ना, नेक्स्ट देखिए, है ना, हम अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, बाकी जिन लोगों को अगर बीटा इंटीग्रल नहीं याद है, तो ये होता है, सो दिस इज द बीटा इंटीग्रल अल्फा बीटा, और यही इक्वल होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर अल्फा माइनस 1 1 + x की पावर अल्फा प्लस बीटा dx के भी, है ना, ये दोनों बीटा है, और गामा जो था है ना, सो ये कभी ऐसा इंटीग्रल बने ऐसा लिख सकते हो, और बीटा गामा में रिलेशन क्या है, तो ये जो बीटा है इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, तो ये भी आप लोग जानते हो, बीटा अल्फा बीटा जो होता है गामा अल्फा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये है बेसिक, इसको यूज़ करना है।
नेक्स्ट देखो, तो हमने 3 क्वेश्चन अभी ऑर्डर स्टैट्स के किए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या हो गया इसको भाई? देखो, सो ये 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? एमएलई, जो कि हमने पढ़ा नहीं है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, एमएलई, कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। तो ये तो आ गया उस पे वेस्ट एस्टिमेशन का, है ना। ये देखो, देखो ट्राई करो क्या होगा। ये एमएसक्यू है, नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट का तो ट्रू है क्योंकि वो फॉलो करेगा हाँ, बीटा एक तो मैं सेकंड का थ्योरम बता दूं आपको। ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मान लो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड, अल्फा बीटा इज सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है भाई? ये सिमेट्रिक कब बनेगा बीटा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 0। नहीं, जीरो क्यों? जीरो तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने बताया कि अल्फा बीटा में पॉजिटिव होना जरूरी है, जीरो तो हो ही नहीं सकता। अल्फा बीटा इक्वल हो, चाहे दोनों 1 हो, दोनों 2 हो, दोनों 3 हो, कुछ भी हो, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है ना, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो अभी हमने जस्ट लिखा है पीछे, देखो ध्यान से। तो ये लिखा था ना कि दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ हैज टू बी पॉजिटिव। तो एक तो ये है, और दूसरी बात, अगर x अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर अल्फा, अल्फा मैंने इक्वल कर दिया, तो मतलब ये सिमेट्रिक है। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? मीन के अबाउट। हाँ, तो मीन यहाँ पे कितना होगा? मीन कितना आएगा इसका? 1/2 सो 1/2। एंड मीडियन कितना होगा इसका? 1/2। 1/2। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो गारंटी है कि मीन मीडियन इक्वल होगा। और इनफैक्ट मॉड ही 1/2 होगा। हाँ, यहाँ पे मोड मोड के भी लिए 1/2, कंडीशन है। तो मोड भी यहाँ 1/2 होगा, लेकिन अल्फा को यहाँ पे मुझे लगता है कि नेचुरल नंबर में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो नहीं सर, वो सर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन मीडियन मोड सब इक्वल हो जाएगा, लेकिन डिस्क्रीट के लिए हो नहीं होगा सर। नहीं कॉन्टिन्यूअस में भी तब नहीं, होगा मीन मोड नहीं इक्वल होता है। जब यूनी मॉडल हो, जब तुम्हें पता हो कि एक ही मोड एग्जिस्ट कर रहा है तब। जैसे बीटा 1/2 1/2, चलो मान लो ये 1/2 और 1/2 है, इसमें चेक करो तुम्हारे पास 2 मोड आएगा, तो उस केस में मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं आएगा। इसी में बात कर रहा हूँ, अल्फा को 1/2। अल्फा से स्ट्रिक्टली सर, अल्फा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होने पे ही मोड 1/2 आएगा ना। है ना। हाँ वही वही, तो हाँ मोर देन 1 होना चाहिए दोनों, इसीलिए ठीक है ना। सो ये है, सो इसमें हाफ हाफ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स कर दूं, सो सर इसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा फिक्स है क्या कि मीन्स इसका मीडियन हमेशा 1/2 होता है? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि पवन सर बोले थे ये सिमेट्रिक होता है 1/2 का। ये जब इक्वल है तो हमेशा 1/2 आएगा ना। अभी तो बता रहा हूँ यहाँ पे ये क्या है। उन्होंने जनरली बोला था। अरे जनरली थोड़ी, वो इसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बता रहा होगा। यहाँ पे मीन कितना होगा? इसका मीन कितना होता है? अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा हो गया, हमेशा 1/2 कैसे आएगा? वो उन्होंने बोला होगा कि जब सिमेट्रिक होगा तब हमेशा मीन हाफ होगा उसकी इसीलिए, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो अल्फा बीटा को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक, और मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो थ्योरम है कि बीटा अल्फा कॉमा बीटा हैज़, या अल्फा कॉमा अल्फा हैज़ यूनिक मोड
या है ना, दोनों इक्वल कर दे अल्फा बीटा। तो यूनिक मोड कब आता है? हैज यूनिक मोड या यूनी मॉडल है ना, इसको बोलते हैं यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर a should be more than equal to 1 and b should be more than equal to, मतलब अल्फा should be more than equal to 1 and बीटा should be more than equal to 1। तो यहाँ पे ये यूनी मॉडल होगा। ऑल्सो मैं ये लिखना चाहता हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे मोड ऑफ x इज 1/2 फॉर अल्फा मोर देन इक्वल टू 1 इस वाले केस में। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों 1/2 आएगा। कब? जब अल्फा मोर देन इक्वल टू 1 है तो। सर हाँ सर भी ग्रेटर देन 1 होता है ना? क्यों? शायद। वन रखेंगे तो क्या दिक्कत आएगा? जैसे मान लीजिए 1 रख दिया हमने, तो 1 रखेंगे यूनिफॉर्म नहीं बन जाता है? ये यूनिफॉर्म बन जाएगा। और यूनिफॉर्म 0 1 में मोड क्या है? अच्छा ओके ओके, यूनिफॉर्म 0 1 में मोड क्या होगा? हाफ ही तो आएगा ना। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म 0 1 में कितने मोड है? सर इसमें सिमेट्री इनफाइनाइट मोड हो जाएंगे। हाँ 0 1 के बीच का हर नंबर मोड है वहाँ पे। यूनिफॉर्म 0 1 का जो इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक भी है। अभी तुम कह रहे थे ना कि मीन मीडियन मोड हमेशा इक्वल होगा, ये लो काउंटर एग्जांपल मिल गया। यूनिफॉर्म 0 1 इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 1/2। इसका मीन 1/2 आएगा, मीडियन 1/2 आएगा। मोड इज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो 1/2 इज ऑल्सो मोड बट 1/2 इज नॉट यूनिक मोड। सही कह रही है ना? तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोर देन 1 लेना पड़ेगा क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। सो मोर देन 1 एंड बीटा मोर देन 1, और यहाँ पे मोर देन 1 लेना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 रखने पे ना, यहाँ अगर 1 1 रख दोगे तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। और यूनिफॉर्म 0 1 होने पे मोड क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए PDF हाईएस्ट हो जाए। तो यूनिफॉर्म 0 1 PDF 1 है, चाहे तुम x कुछ भी ले लो 0 1 में तो 1 ही रहेगा। तो मतलब 0 1 के बीच के हर नंबर के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसीलिए पूरा 0 1 का इंटरवल मोड हो जाएगा यूनिफॉर्म 0 1 में। ठीक है ओके, अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये थोड़े से हिंट टाइप का था कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, ये हिंट है अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है चलो अब ट्राई करो। सर फर्स्ट होगा फाइनाइट, क्योंकि और वो एक और हमने देखा था, ये क्या है, एक्स अपॉन, मान लो एक और थ्योरम इसमें हम याद आ गया पहला ऑप्शन देख के कि अगर एक्स एक्स फॉलो है ना, करेगा बीटा 1 अल्फा कॉमा बीटा, तो एक्स वाई 1 माइनस एक्स फॉलो करेगा बीटा 2 सेम पैरामीटर। सो एक्स इज बीटा फर्स्ट काइंड। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस मैं याद दिला रहा हूँ। ठीक है ना, अल्फा बीटा देन है ना, इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ होता है। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड अल्फा कॉमा बीटा। ओके तो ठीक है, अब ट्राई करो, देखो अब बताओ क्या होगा। तो अब तुम तो कर लोगे, इजी है। देखो क्या बोला है कि जो हमारे पास रैंडम सैंपल साइज n का है x1 x2 xn, दे आर IID यूनिफॉर्म 0 1 है ना। रैंडम सैंपल का मतलब IID रैंडम वेरिएबल, रैंडम सैंपल मतलब IID। ठीक है ना, तो x1 x2 xn IID यूनिफॉर्म 0 1 है आपका। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या क्या यूज है, पहले बताओ फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बीटा 5 बीटा 5 हाँ है ना, बीटा, 5 क्योंकि आरएथ ऑर्डर स्टैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था बीटा r कॉमा n माइनस आर प्लस 1, तो 5 कॉमा 9 माइनस 5 प्लस 1। अब ये इक्वल आ गया, तो हमने ये कहा कि अगर सर ए बी सी तो सही है। सो अगर ये अल्फा अल्फा इक्वल आ गया 1 से ज़्यादा है तो ये सिमेट्रिक होगा 1/2 के अबाउट, मीन मीडियन मोड तीनों 1/2 ही होगा। तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम पे बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट 1/2, और ये 1 से ज़्यादा है तो इसका मीन मीडियन और मोड वो तीनों 1/2 है।
तो मीन, मीडियन, मोड तीनों 1/2 है। अब बस यहाँ, ए ट्रू होगा ना हाँ सर, बस ए ट्रू होगा, हाँ क्वेश्चन में नॉट ट्रू पूछ रहे हैं। हाँ, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो मैं बोल रहा हूं ये स्टेटमेंट ट्रू 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 स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जो फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों है पहला वाला, ये देखो। तो अब 9th ऑर्डर स्टैट्स का यहां से डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, बीटा 9,1। 9,1। तो इसके लिए ये जो लिखा हुआ है x9/1 माइनस x9, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बीटा बीटा 9, 2 बीटा 2 सेकंड का एंड 9,1। तो ये आ जाएगा आपके पास बीटा सेकेंड काइंड 9,1, और इसका मीन निकालो जरा कितना आएगा। 9/0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बीटा सेकेंड काइंड का पीडीएफ यूज करो। सो ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइट, लेकिन ये कहा है फाइनाइट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? तो कल हमने ऑर्डर स्टैट की थ्योरी लिखाई, आज मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सो दैट आपको ये समझ आए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सिर्फ थ्योरी एनफ नहीं है, क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। ये लो, तो सोचो भाई। तो कह रहा है y1 y2 yn बी द ऑर्डर स्टैटिस्टिक ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। देखो जब भी कॉन्टिन्यूअस में लिखता है इक्वलिटी नहीं लगाता है, लेकिन जब भी डिस्क्रीट में लिखेगा देखना इक्वलिटी लगाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल हो सकता है डिस्क्रीट में, इसीलिए। तो विच इज सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू, अच्छा बता दिया है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन से ये ऑर्डर स्टैट्स लिए गए हैं, तो अभी के लिए मैं एग्जांपल ऐसा लिख देता हूं कि x1 x2 xn आर IID random variables which is symmetric about mean mu
और जैसे y1 y2 yn क्या है, जो y1 लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो इसने y2 लिखा है इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड जो yn आपको यहाँ गिवन है दैट इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस तरह से नोटेशन यूज किया है। तो पहले से मैं ये बताता हूँ कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है मीन म्यू के, तो अगर मीन म्यू है तो मीडियन क्या होगा, म्यू है ना। सो हमें ये थ्योरम पता है कि EX म्यू है तो किसी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू है और वो सिमेट्रिक है म्यू के अबाउट, तो मीन मीडियन हमेशा इक्वल होगा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। मीन मीडियन मोड इक्वल तब आएगा जब वो यूनिमोडल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियन भी इसका म्यू ही है, और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका मीडियन म्यू है। इसका क्या मतलब है, द डेफिनेशन क्या हो गया कि CDF ऑफ x एट म्यू कितना आएगा, हाफ। 1/2। सो ये हाफ आ जाएगा। तो ये हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो तो तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, देन स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट प्रोबेबिलिटी म्यू मोर देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज मोर देन इक्वल टू 0.99। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन मैं इधर लिखता हूँ। सो जो गिवन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव गिवन प्रोबेबिलिटी म्यू जो है मोर देन है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ y1 की जगह दिस एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये हमें गिवन है मोर देन इक्वल टू 0.99। तो एक काम करो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब समझो इसने क्या कहा है कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक, तो हमें पता है ना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑर्डर्ड होते हैं, लिखा है ना ऑर्डर्ड है, तो नंबर लाइन पर अगर लिखोगे तो पहले y1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर yn आएगा, है ना, इसके पहले yn-1 होगा। तो ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मान लो या माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। अब इसने कहा है कि म्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होने की प्रोबेबिलिटी 0.99 से ज़्यादा है, तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। तो मैं अगर 1 माइनस करूँगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये एक इवेंट है, ठीक है ना, मान लो इवेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसने कहा है कि म्यू इस बीच में होगा ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन xn और लेस देन x1, है ना। तो या तो म्यू की वैल्यू कम होगी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, तो ये लिख लो, या तो दोनों घटा देते हैं, म्यू इज मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये होल प्रोबेबिलिटी जो है मोर देन इक्वल टू 0.99 है। तो हमने इसके कॉम्प्लीमेंट जो पॉसिबिलिटी है, हमें कहा प्रोबेबिलिटी इसमें होने की प्रोबेबिलिटी 0.99 है, तो 1 माइनस, तो ये नहीं होने का क्या मतलब, या तो म्यू इधर होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैट से कम है या nth ऑर्डर स्टैट से ज़्यादा है, तो उसको घटा दिया हमने, तो बात वही हुई 1 माइनस दिस और माइनस दिस, तो बचा यही चीज़। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, उसको ठीक से लिखो, इसको निगेटिव वाले को उधर भेज दो। तो प्रोबेबिलिटी, अब मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन म्यू प्लस, देखो यहाँ से, सो इसको एक लाइन में ले आओ, ठीक है ना। तो अभी क्या है, चाहो तो इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, ठीक है ना, तो मैं उधर लिख के लिखता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन म्यू और प्लस प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन म्यू, और ये दोनों को उधर ले गए हम, ठीक है ना। तो 0.99 इधर आएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0.99, सो 0.01। अब यहाँ से समझो ये क्या है, इसको अगर मैं इसको फिर से मैं 1 माइनस करूँ, ये तो फर्स्ट ऑर्डर से मोर देन म्यू लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट म्यू प्लस, और ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इक्वलिटी है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट पे मास 0 होता है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है तब भी ये CDF है तब भी ये CDF है, कोई दिक्कत नहीं कॉन्टिन्यूअस में। सो दिस इज अ CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट म्यू लेस देन इक्वल टू 0.01। अब अभी हमने आपको फॉर्मूला कल भी लिखाया था, आज भी लिखाया है। सो व्हाट इज CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 1 माइनस CDF एट म्यू की पावर n, ये हो गया ये वाला टर्म, अगला प्लस, अच्छा ये माइनस कैसे हुआ, हाँ 1 माइनस करके, ठीक है। और ऐसे ही इसको लिखोगे तो ये आएगा CDF ऑफ x, जो एक्चुअल पॉपुलेशन था उसका CDF एट म्यू और इसकी पावर n, यही फॉर्मूला लिखा था, दिस इज ये 0.01 होगा, ठीक है यहाँ तक।
अब बताओ CDF ऑफ म्यू किसके इक्वल आया था हमारा, क्योंकि मीडियन था म्यू, तो म्यू वॉज द मीडियन, तो ये हाफ हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो इसको खोल लो चाहो तो 1 - 1 + 1 - 1/2, 1/2 की पावर n प्लस 1/2 की पावर n, यहाँ से आ गया लेस देन इक्वल टू 0.01, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2/2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 0.01, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/100 है। अब यहाँ से n निकल आएगा, निकाल लो। तो रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे समझ आ रहा है। तो यहाँ से आएगा 2 की पावर n मोर देन इक्वल टू 200। तो बताओ n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी? 7। है ना, तो सब लोग चेक कर लो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, उससे आंसर आ जाएगा। पूछा क्या हमसे? द स्मॉलेस्ट नंबर n सच 8 होगा, दैट, 8। ठीक है ना। तो 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 8 होगा 256, है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 7 होगा 128। तो यहाँ पे n की वैल्यू 8, 9, 10 ये सब पॉसिबल वैल्यू है n की। तो हमें मिनिमम चुनना है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 8 एक्चुअली, ठीक है, ये 8 हो गया। ओके है, तो ये आ गया। सर कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन सर आगे पर रिपीट कीजिए सर। तो क्यों समझ नहीं आता कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन भाई? अगर मैं ऐसा कर दूं, चलो ब्रैकेट लगा देता हूँ, बीच में प्लस कर देते हैं। अरे 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो म्यू की वैल्यू x1 से कम होगी, या x1 से xn के बीच होगी, या xn से ज़्यादा होगी। तो खुद ही दिमाग लगाओ ना। अगर तुमसे मैं बोलूँ, चलो एग्जाम्पल का भी आसान से पूछ लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू मैं बोलता हूँ 1 से 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तुम यही बता दो मुझे। x की वैल्यू 1 से 2 में है, सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? इतने बेसिक चीज़ों में क्यों फंस रहे भाई? ये x की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 के बीच है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैं 1 माइनस क्या लिखूंगा ये पूछना चाह रहा हूँ, 1 माइनस क्या लिखूं? x event e is 1 to 2, so what is event e complement? अब ये नहीं आ रहा भाई, तैयारी वाड़ी छोड़ दो तुम, ठीक है ना। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हो भाई, तुम जाके 9th-10th में एडमिशन लो। ये सेट थ्योरी किस क्लास में था? 11th क्लास में था ना सेट थ्योरी। अब कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आ रहा तो भाई सेट थ्योरी पढ़ो जाके पहले। मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 1 से 2 के बीच है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अगर ये समझ आ गया तो वहाँ वो सेम चीज़ हमने किया है। वहाँ 1 की जगह फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, 2 की जगह nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। अरे e इज x बिटवीन 1 and 2, तो कॉम्प्लीमेंट यही होगा ना कि x की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, या x की वैल्यू को मोर देन इक्वल टू 2 होगी। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, इसको अपोजिट क्या होगा? अरे यार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x की वैल्यू या तो यहाँ 1 से 2 में ना, तो x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 होगी। वही तो वहाँ भी किया हमने, देखो जाके, ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई, इतना तो निकाल पाओ, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो यहाँ से था तो कॉम्प्लीमेंट में म्यू या तो y1 से छोटी है, पहले उसने कहा था म्यू इन दोनों के बीच है, तो हमने कहा या तो म्यू इससे छोटी है या इससे बड़ी है, तो वही कर दिया। देखो वहाँ पे जो वहाँ किया था वही चीज़ है, सेम ही तो है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ना ऐसा, समटाइम्स ट्रिवियल थिंग्स बिकम डिफिकल्ट थिंग्स। तो जैसे मान लो यहाँ पूछ तो दिया है, जैसे कल हमने ये पढ़ाए थे, चलो ये देख लो अभी। तो हालांकि ये है ना जैम का नहीं है, ये गेट का है, तो गेट पहले वाला है। तो इसमें पूछ रहा है कि
इसका ऑप्शन सी होगा सर। ओके, ये पूछ रहा है कि V1 V2 V5 विद 5 इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 01, ठीक है ना, तो मतलब IID यूनिफॉर्म 01 है। तो आपसे कल ही तो किया था हमने ये क्वेश्चन, वहां पे हमने R और S लिखे थे ना कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Rth एंड Sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या कल किया था फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो V1 V2 V5, V1 से V5 जो है ये IID यूनिफॉर्म 01 है और देन फॉर x लेस देन y लेस देन 1, ये सपोर्ट ऑलरेडी दे दिया क्योंकि सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के करस्पॉन्डिंग x वेरिएबल है, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स y वेरिएबल है। तो कल लिखाया था ना PDF ऑफ, क्या था जी, PDF ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन XY। तो क्या फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल अपॉन R-1 था, तो ये तो 2 है R की जगह, है ना, R और S, ये R और S, कल फॉर्मूला लिखा रखा मैंने ज्वाइंट ऑफ R एंड S, उसको यूज कर लो, उससे आ जाएगा। सो R-1 लिखा था तो ये 2 है तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, S माइनस R-1 था तो 4 माइनस 2 माइनस 1, ये भी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा जी, 4 माइनस 2 माइनस 1। फिर लास्ट में क्या था, n माइनस S, तो n माइनस S वॉज, ये भी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर आता है CDF ऑफ ज्वाइंट, मतलब CDF ऑफ पॉपुलेशन, उसकी पावर ये आएगा, तो CDF तो इसका x होता है यूनिफॉर्म 01 का, तो x है ना, x में ना x की पावर 1, फिर 1, अच्छा CDF ऑफ y माइनस CDF ऑफ x, इसकी पावर क्या था, यही वाला दूसरा वाला जो वेरिएबल है s माइनस R माइनस 1, और तीसरा क्या आता है 1 माइनस CDF ऑफ y, इसकी पावर ये इंटू PDF ऑफ x, मतलब PDF इन वेरिएबल x एंड PDF इन वेरिएबल y, तो PDF तो 1 ही होता है तो इसमें को लिखना है नहीं, तो सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 5 फैक्टोरियल x y माइनस x 1 माइनस y। तो ये है ज्वाइंट PDF ऑफ, ठीक है भाई नवल, तुम कल कह रहे थे कैसे पता चलेगा R क्या है S क्या है, अब पता चल रहा है ना, तो ये चीज़ है। तो R यहाँ 2 है, S यहाँ 4 है, तो क्वेश्चन में दिया होगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, 0 लेस देन y लेस देन, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ज्वाइंट है और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा लेस होगा, है ना, सेकेंड हमेशा लेस होगा ना फोर्थ वाले से, इसीलिए। तो यहाँ जो ये इसका सपोर्ट हो गया 0 लेस देन x, ओके जी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या C आया, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बाकी बहुत सारे और क्वेश्चन है, जैसे ये ट्रेस नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन इतने ही है, इसमें वही क्वेश्चन ट्रेस हो पा रहा है जो PDF में होता है ना, जो इमेजेस हैं वो टेस्ट नहीं, जैसे 2017 का कभी भी एक भी पेपर एक भी क्वेश्चन ट्रेस नहीं होगा, 17 वाला या कुछ 11 12 13, इसमें देखना जहाँ इमेजेस अपलोड किए गए हैं, इमेज है ना उस तरह से, तो ये PDF में जो है ना, जो टेक्स्ट सब में ये वो नहीं कर पाता, तो बाकी और भी क्वेश्चंस है उसमें जो देख सकते हो आप। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करके हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, है ना, ये वाला पार्ट, तो अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी हो गया ना, तो यहाँ तक हो गया, ये वाला पार्ट अभी कंटिन्यू करना है, इससे पहले वाला हो गया, तो यहाँ से आता है ये वाला पार्ट, इसमें बहुत खास नहीं लिखा, इतना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें पूछ रहा आपसे कि सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो कि पहले हम डिफाइन कर चुके हैं यूजिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ, तो मुझे लगा बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो कल मैं क्लास लेके ना, मतलब इसमें सिंपली बताना है काई स्क्वायर होता क्या है, जो कि आप जानते हो गामा के थ्रू आए थे, दो तरह से जा सकते हैं काई स्क्वायर तक, गामा के थ्रू या नॉर्मल के थ्रू। नॉर्मल का स्क्वायर करेंगे, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल से स्क्वायर करके काई स्क्वायर, फिर काई स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो काई स्क्वायर एन हो जाएगा एन टाइम, और या गामा के थ्रू आ जाएंगे। फिर आगे क्या पूछता है आपसे, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ दिस, तो डेरिवेशन वही, या तो गामा के थ्रू या नॉर्मल के थ्रू, ये डेरिवेशन आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में मतलब मीन, वेरिएंस, MGF, एन बहुत लार्ज होगा तो नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह से है। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि काई स्क्वायर n1 प्लस काई स्क्वायर n2 का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n1, जो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, पहले ही हमने यूनिवर्सिटी में डिस्कस कर रखा, लेकिन फिर से मैं डिस्कस करूंगा। और फिर लिमिटिंग फॉर्म, लिमिटिंग फॉर्म मतलब n बहुत लार्ज है तो काई स्क्वायर n हो जाएगा नॉर्मल n, 2n, इस तरह से। एंड बाकी वही है, तो मुझे लग रहा है कल फिर ना टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं कल ये डिस्कस करता हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा ना, मैं वो शिफ्ट कर रहा था तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, तो अभी मैं आज यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना, मतलब ये क्वार्टर थोड़ा शिफ्ट करना है मुझे आज,
तो अभी मैं 8 बजे फिर क्लास होगी, 20 मिनट में कुछ करके आता हूँ। आज यहीं स्टॉप करता हूँ, कल मैं आगे ये कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना। तो आज मैंने क्या कराया आपको, आज मैंने सिर्फ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, और बाकी वो कराया, तुम लोग उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कल इसको हम कंटिन्यू करते हैं 6 to 8 में फिर से। कल क्लास होगी, संडे है ना, 6 to 8 होगी, उसके बाद बाकी नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू। हाँ